दरअसल मसला कुछ यूं है कि मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो हम पैदावार बहुत कम करते हैं, और चूंकि हम पैदावार कम करते हैं अपनी ज़रूरियात के हिसाब से, तो हमारे पास सरप्लस नहीं होता, यानी वाफिर मिकदार के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। अब हम एक्सपोर्ट करें तो क्या करें? द्यो मलाई कहानियाँ पाक स्टडीज़ की किताबों में भी लिखी हुई हैं, और हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स भी ऐसा सोचते हैं कि मुल्क वसाइल से माला माल है। अब उस बहस में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि फिर अगर ज़रा सा बोलो कि यार वसाइल है नहीं, तो फिर हुबुल वतनी पे बात आ जाती है। लोग बोलते हैं मुहब्ब वतन है या नहीं है। यार हुबुल वतनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अल हक का मानने वाला हूं, तो मैं तो सच्ची बात करूंगा ना यार। मैं आप लोगों को मीठी मीठी जलेबी तो नहीं खिलाऊंगा। जो सच है, जो सबसे बड़ा सच है, उसकी बात मान के आपको बताऊंगा ना सच। आप अगर अपने ऐप छुपाना चाहते हो, किसी की मोहब्बत में आप सच को छुपाना चाहते हो, तो मैं तो नहीं छुपा सकता। आपके वो वसाइल हैं नहीं, आप कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं सकते हो। ये सारे जो आप लोगों के बुलंदो बांग दावे होते हैं ना कि 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर देंगे और जनाब हम इंपोर्ट रिडक्शन कर देंगे, यार आप पाकिस्तानी चीज़ों की क्वालिटी देखें यार। 3rd क्लास क्वालिटी की चीज़ें बनती है पाकिस्तान की लोकल मार्केट के लिए। ऐसे नहीं कि बना नहीं सकते, बना सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हो, बड़े बड़े वेंडर्स को, बड़े बड़े स्टोर्स को बेचते हो, तो जनाब फर्स्ट क्लास चीज़ बना के देते हो। पाकिस्तानियों को देते 3rd क्लास। क्यों? मेरा कसूर तो नहीं है। कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये सस्ता भी खा लेंगे, सस्ता भी पी लेंगे, सस्ता भी पहन लेंगे। मैं नहीं कहता, तुम लोग कहते हो। अपनी वैल्यू इतनी नहीं गिराओ यार, अपनी वैल्यू इतनी नहीं गिराओ, तुम्हारी कुछ रहेगी नहीं वैल्यू फिर दुनिया के अंदर। लोकल मार्केट में खपत ही खपत है, इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं सक रहे, वाफिर मिकदार में है नहीं। अपने लोगों को 3rd क्लास मेयार की गाड़ी देते हो, 3rd क्लास मेयार के कपड़े देते हो, 3rd क्लास मेयार की अशियाँ आपके पास, खाने पीने और पैक अशिया में चले जाएं, 3rd क्लास क्वालिटी। माजरत के साथ बंदा, यकीन करें, मैं यूके में गया ना, मेरे जैसा काला बंदा भी वहां पे गोरा हो गया, मेरी चिक्स लाल हो गई वहां जाके। क्यों? खालिस खाने को मिला। यहां देखो दूध पता नहीं किस जानवर का मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं, फिर बोलते हैं एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा ख्वाब भी देखो, यहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसने बोला हम सारी मुस्लिम दुनिया को दूध बेचेंगे। हाँ, विजन भी देखो, दुनिया का सबसे बड़ा गवाला बनाना चाहते पाकिस्तान को। यार को विजन हो तो अच्छी विजन बनाओ, कोई कुछ बेचो तो, या तो कोरिया की तरह टेक्नोलॉजी बेचो, अमेरिका की तरह आईफोन बेचो। जनाब अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और बेइंतहा जज्बाती गुफ्तगू को सुनकर वो कह रहे होंगे कि साहब आज पता नहीं प्रोग्राम में क्या होगा। नहीं साहब, प्रोग्राम में वही पते की बातें होंगी जो आपके साथ हमेशा होती हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे प्रोग्राम के अंदर अब तो 12 तशरीफ़ लाते, और आज इनसे हम बात करेंगे। जनाब तिजारती खसारा मुल्क के अंदर जो है वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने कम कर दिया। सर इंपोर्ट रोक के अगर तिजारती खसारा कम होता है तो फिर मुझे समझ में नहीं आई कि फिर आप तिजारती खसारा फिर अगर इसी तरह कम करोगे तो फिर तो आप मतलब ये कि हमें बहुत सारी चीज़ों से दूर कर दोगे ना। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया। तिजारती खसारा कम नहीं हो रहा है, तिजारती खसारे पे एक लोड और आ गया है। अली अगर आप एग्री करें तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कम हो गई, तो वो लोड आपके इंपोर्ट्स पे आ गया। मिसाल के तौर पे पोटैटो, टोमेटो, राइस, उसके अलावा वीट, उसके अलावा शुगर, और फिर सबसे बढ़कर कॉटन। ये जो चीज़ें आपकी थी एग्रीकल्चर में आप पैदा करके दूसरों को भेजते थे, आज हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 6 से 7 बिलियन डॉलर का एक लोड हमारी इंपोर्ट कैपेसिटी पे आ गया। तो लामहला ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा। और दैट ट्रेड डेफिसिट में एक चीज़ और है कि इंपोर्ट को आप किसी तरह भी कम नहीं कर सकते, कटेल नहीं कर सकते, उस पर कर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल हर इंडस्ट्री का जो है ना वो इंपोर्ट करना पड़ता है। आप उसको अगर इंपोर्ट करने पर कर्ब लगाएंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो फिर आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चल सकेंगी, आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं चल सकेगी। तो रॉ मटेरियल हमें लोकली पैदा करना है, अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना है। पिछली दफ़ा कुछ बारिशों के नुकसान की वजह से हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नुकसान हो गया, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये हम कब तक ऐसे करेंगे। जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे वो हम इंपोर्ट करने लगे, ऐसा तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना है, दोबारा से उसको रिवेटिलाइज करना है। किस तरह करना है ये गवर्नमेंट को देखना है, और ये इसी तरह हो सकता है कि हम अच्छे सीड्स किसानों को दें, उनको खुश रखें, उनको अच्छे दाम दें। अच्छा अतीक साहब, एक लुकमा आपको यहाँ देता चलो। एक स्कीम ऐसी भी होनी चाहिए कि शहर में रहने वाले आपके जैसे, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड की जाए जहां पर इस वक्त एग्रीकल्चर नहीं की जा रही।
और हम लोग वहां पर कुछ उगा के दिखाएं, कुछ चला के दिखाएं। यहां पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहमान साहब के साथ मुफस्सिल गुफ्तगू होगी। इन्होंने एक मौजू खड़ा कर दिया यहाँ पे नया, जो कि बहुत ही अहम है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा होगा क्योंकि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टारगेट्स मीट नहीं कर सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ठीक है भाई, ये बात सही है। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम कह रहे थे कि अब एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा हमें आना पड़ेगा। बात कुछ ऐसी है कि अगर हम प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करेंगे तो टारगेट मिस हो भी गया है, जैसे अतीकुर रहमान साहब बता रहे हैं, आगे भी मिस हो जाएगा। तो अतीकुर रहमान साहब थोड़ा सा हमें बताएं कि गवर्नमेंट फिर कोई नई स्कीम क्यों नहीं लेकर आती। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा बंजर जमीन पड़ी है, उसको आबाद कर सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। जो शहरी बैठे हुए हैं, शौक है जिनको ये काम करने का, क्या कहते हैं? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने रीजन पे अगर नज़र डालें तो पड़ोस में जो ममालिक हैं उन सब ने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ में काफ़ी पोटेंशियल हासिल की है और उसको उन्होंने इम्प्रूव किया सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो है टेक्नोलॉजी, मैकेनिज्म और अच्छी सीड और फर्टिलाइज़र की सप्लाई। और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स अगर दे और सीरियसली इसको ले तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते। लेकिन एग्रीकल्चर में जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान न दें। हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आपका रेवेन्यू इंजन आपका अब एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज़ को अगर मिलाकर एक चीज़ आप देखें तो दोनों चीज़ों से आपने कोई ग्रोथ लेनी है और वो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स की। आपको एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस लाकर एक्सपोर्ट करनी होगी, आपको अपनी इंडस्ट्रीज से वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करनी होगी। देखिए, आप बिल्कुल शुरू में जो प्रीएम्बल कह रहे थे वो आप ये बता रहे थे कि हमारे पास वो प्रोडक्शन कैपेसिटीज नहीं है, वो इनेबिलिटीज नहीं है, वो एबिलिटीज नहीं है जिससे हम वो प्रोडक्शन और वैल्यू ऐड कर सकें और दुनिया को। देखिए, कोरोना ने दुनिया में जो तबाही फैलाई, पाकिस्तान को इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिली है। जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनको अवेल कर नहीं पा रहे हम उसके जो हमारे पोटेंशियल्स है ना उनको मीट नहीं कर पा रहे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट $26 बिलियन का आपका पोटेंशियल है, जबकि आपको रिक्वायरमेंट है $36 बिलियन की। जून 21 तक आपके पास ऑर्डर्स बुक हैं। जब तक आप इनकी पोटेंशियल्स को, अपनी कैपेसिटीज को इंप्रूव नहीं करेंगे, हाउ विल यू मीट दैट अपॉर्चुनिटी? आप वो उस अपॉर्चुनिटी को मीट नहीं कर सकते। होना ये चाहिए कि इस साल के फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए हमें कम से कम $40 बिलियन की एक्सपोर्ट की इंप्रूवमेंट लेनी है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि पिछली गवर्नमेंट्स ने बहुत नॉइज मचाया एक्सपोर्ट्स की बूस्ट के लिए, बहुत नॉइज मचाया, लेकिन वो सिर्फ क्या करते रहे कि हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स पे जाते रहे और वो थे मोटरवेज, पावर प्लांट्स, ये वो। एक्सपोर्ट की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये गवर्नमेंट समझ गई है इस बात को कि पाकिस्तान में अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो वो सिर्फ उसकी एक ही वजह है और वो है ये कि हम किसी तरह भी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस को बढ़ा के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। लिहाजा इन्होंने इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए। अच्छा, अतीक रहमान साहब, एक बात मैं जरूर करूंगा, ये आप और मैं तो खैर बहुत अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, मोर देन ए डेकेड मेरे ख्याल से आपके साथ प्रोग्राम्स कर रहा हूं जी हाँ। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी हटके है, लेकिन है इससे रिलेटेड। वो ये है कि पिछली दफा इमरान खान साहब धरना बैठे थे 2014 में, तो तमाम तिजारती सनती तंजीमों ने बयान दिए थे। वजीर आजम इमरान खान जो अभी वजीर आजम बन गए, इनकी PTI और इनकी तहरीक के खिलाफ बयानात दिए थे कि जी इनको नहीं करना चाहिए और इससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। आज अपोजिशन इस तरह की तहरीकें चला रही है, क्या वजह है कि कोई चैम्बर, फेडरेशन वगैरह कोई बयान नहीं दे रहे? क्या बात है? क्या मेरे ख्याल है इसके पीछे कोई और ऐसी खास वजह तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि ये खामोशी है जिसका जमूत को तोड़ना पड़ेगा और इन एक्टिविटीज़ को दोबारा रीवेटलाइज करना पड़ेगा, इनको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर देखिए, हम अपनी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को इस वक्त कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए और हमने तमाशगीरी जो हो रही है उसी पे लगे रहे, तो माफ़ कीजिएगा कि एक बहुत बड़ा एक डिबैकल आने वाला है। क्योंकि देखिए, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है दुनिया में, हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको अवेल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस वक्त ये है कि हमें कुछ इस तरह करना चाहिए कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हम जिनको हम ओन करते थे, वीट, कॉटन खास तौर पे, हम उनको इंपोर्ट करने लगे। हमें इससे फौरन कोई ना कोई तरीका, रास्ता निकाल चाहिए कि हम इसको इतना वाफिर पैदा करें कि अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा,
अतीक साहब, आपने दिल को छूने वाली बात की आज। मैं अगले दिन नक्शा पाकिस्तान लेकर बैठा हुआ था। आजकल तो आपको पता है गूगल मैप और अर्थ वगैरह सॉफ्टवेयर आ गए। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान का एक इलाका ग्रीन जरूर है जो दरिया सिंध और दीगर और दरियाओं के साथ साथ चल रहा है, बिलखुसूस दरिया सिंध के साथ चल रहा है। बट आई विल टेल यू समथिंग शॉकिंग, मे बी यू डोंट बिलीव इट। राइट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया इज मोर ग्रीन देन पाकिस्तान। अतीक साहब, एक छोटी सी मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस I'm going to ask you this question because it's something that I feel needs to be discussed on mainstream television. Let's take a short break.